Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7 Chapter 1 Environment. So चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। हम लोग पहले क्वेश्चंस क्यों रीड करते हैं, ताकि हमें पता हो कि चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो फिर चैप्टर समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, 4 एग्जांपल्स पूछे हुए हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में, लिथोस्फीयर क्या होता है, 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के, बायोस्फीयर क्या होता है आपका, उसके अलावा आपके टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए, मैं चाहता हूँ। मैच द फॉलोइंग है आपके यहाँ पे गिवन, यहाँ पे आपसे रीजंस पूछा हुआ है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, ऐसा क्यों करते हैं फिर मैन, आपको रीजन देना है इसका। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, वो क्यों डिपेंड करते हैं, रीजन देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक शॉर्ट स्टोरी गिवन है। रवि नाम का एक लड़का है जो छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जाता है और वो ऑब्जर्व करता है कि स्कूल के ही पास एक प्लेग्राउंड हुआ करता था और अब वो प्लेग्राउंड जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वहाँ पे अब उसे सुनने में आता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो रवि काफी उदास होता है इस चीज को देखकर, क्योंकि एक ही प्लेग्राउंड था उनके वहां पे खेलने के लिए। उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत सैडली इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। क्लास में रवि अपनी टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो उनकी टीचर उन्हें बताती है व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी चीज अब आप अपने आसपास देखते हो वो सब एनवायरनमेंट है। तो फिर रवि सोचता है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स और ओपन जो फील्ड्स हैं बाहर, रोड है, गार्बेज भी पड़ा हुआ है, इवन माय फ्रेंड्स, तो क्या ये सारी चीजें एनवायरनमेंट है। तो टीचर उसकी बोलती हैं हाँ ये सारी चीजें एनवायरनमेंट है, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ चीजें नेचर के द्वारा क्रिएटेड हैं, एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल, और बाकी चीजें जो है वो हम ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी है। नेचर ने क्या क्या चीजें क्रिएट करी हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज, एनिमल्स, और हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने क्या क्रिएट किया है, रोड्स हम लोगों ने बनाई हैं, कार्स हैं, क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने बनाई हैं। दिस वर्ड एनवायरमेंट हैज कम फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। अब ये एनवायरनर का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिंसिपल सर जो थे यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। तो उन्हें कौन चेंज कर रहा है, हाँ नेचुरली भी कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन मोस्टली जो बड़ा फैक्टर है वो है हमारा ह्यूमन बींग्स का। हम ह्यूमन बींग्स जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स से सारी चीज़ों को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं हम वो देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने कार्स बनाई, हम लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई, हम लोग कुछ और चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने नेचर से ट्री लिया और हमने उस ट्री को कट किया और उसकी चेयर बना दी, या हमने उस ट्री को कट किया, उसकी वुड से हमने बेड बना दिया, या हमने कोई पेपर बना दिया जिससे आप लोग नोटबुक्स और बुक्स पढ़ते हो, ये सब चीज़ें क्रिएट कर दी। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स, हम लोगों ने कार्स बनाई और कार्स से फिर पॉल्यूशन होता है जिसके कारण हमारी एयर पॉल्यूट होती है। हम लोगों ने कोई गार्बेज वाटर में गिर दिया तो उसके कारण अगर चोकिंग हो गई, ठीक है, तो फिर वहां पर जो है वो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और ये क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो उनमें से एक बच्चा इकबाल है, वो इस चीज का आंसर देता है, ये सारी चीजें हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारी जरूरतों की वजह से, हमारी ह्यूमन बींग्स की नीड्स की वजह से, जो कि दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। इसीलिए हम लोग अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को बदलने में लगे हुए हैं और हम चाहते ना चाहते हुए हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे टर्म यूज की नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो फैक्टर से, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वन इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। हम लोगों ने पिछली क्लास में, 6th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ, एंड ए बायो इट मीन्स नॉन लिविंग, नो लाइफ। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे कौन से होंगे, ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर्स होंगे।
जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं आपकी, एनिमल्स हैं, ये आपके बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। और अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे आपकी लैंड हो गई, एयर हो गई, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके रॉक हो गए, पत्थर हो गए, माउंटेन्स हो गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये नॉन लिविंग अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अभी हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसे हम सिंपली एनवायरनमेंट कहते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स है, वो चीजें जो है हमारी, वो सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी होती। उसमें दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, नेचुरल भी आएंगे और ह्यूमन मेड फिनोमिना भी आएगा उसमें। तो हमने देखा नेचुरल चीजें क्या होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक होती हैं, और ह्यूमन मेड क्या होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम लोग फैक्ट्रीज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ह्यूमन क्रिएशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन बींग्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट सिर्फ नेचुरल नहीं होते, वो ह्यूमन मेड भी होते हैं और वो ह्यूमन कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो अब हम ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ये क्या चीजें होती हैं। अब जो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होंगे वो हम देखते हैं, वो क्या होंगे। वो हाइड्रोस्फीयर होगा, इट मींस जितना भी वाटर प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे, जैसे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इवन एटमॉस्फेयर में भी आपका होता है, वो सारा जितना भी वाटर होगा वो हाइड्रोस्फीयर होगा। जितनी भी एयर है दैट इज एटमॉस्फेयर, और जितना भी लैंड है दैट इज लिथोस्फीयर। और इन तीनों चीजों को जब कंबाइन करते हैं वो आपकी बनती है बायोस्फीयर। जो आपके ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमन मेड, आप ध्यान से देखना, एक ह्यूमन कंपोनेंट भी है नीचे और ये है ह्यूमन मेड कंपोनेंट। ये हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं चीजें, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स हैं, हम लोग इसे बनाते हैं, उसके अलावा पार्क्स को हम लोग बनाते हैं, ब्रिज हो गए, रोड्स हो गई आपकी, कोई बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब हम लोग बनाते हैं ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं। और थर्ड फैक्टर है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो ये डिफरेंस है, आप इसको पहले समझिए फिर मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल है, एक अकेला पर्सन। अब फैमिली है, ये भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। उसके अलावा कम्युनिटी हो गया, जैसे कोई विलेज हो गया या आपका कोई गली मोहल्ला हो गया जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, वो एक कम्युनिटी है। उसके अलावा एक रिलीजन है आपका। उसके अलावा आपका एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट है आपका, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, क्लासेस हैं आपकी, कॉलेजेस हैं, ये सारे एजुकेशनल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट क्या होगा, जैसे फैक्ट्रीज होंगी आपकी जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जैसे शॉप्स हैं आपकी, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वो भी ग्रुप्स हैं एक, वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे फैमिली है, कम्युनिटी है आपकी, वो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप स्कूल में जाते हो, आप बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनसे बात करते हो, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसका पार्ट आप ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ह्यूमंस पार्ट नहीं है उसका, ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट की हैं ये चीजें, ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं ये ह्यूमन मेड चीजें। इन सब चीजों को हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये सारे ही मिलकर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अगर आपको याद होगा तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, आप इन सारी चीजों के बारे में क्लास 6 की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जितनी आपको लैंड नजर आ रही है जो कि रॉक से, मिनरल से बनी हुई है, वो सारी जो है आपकी लिथोस्फीयर है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, माउंटेन्स आते हैं आपके, प्लेटोज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, वैलीज, जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप लोग देखते हैं वो सब भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। और यहाँ तक कि ओशंस जो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ओशंस का जो फ्लोर है वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। अब ये लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है।
फॉरेस्ट से हमें ट्रीज मिलते हैं, ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलती हैं, वेजिटेबल मिलती हैं, हमें वुड मिलती है जिससे हम अपने बेड बनाते हैं, या हम टेबल चेयर, या हम अपनी और नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके अलावा हमें लैंड मिलती है एग्रीकल्चर करने के लिए, फ्रूट्स क्रॉप्स लगाने के लिए, प्लस हम लोगों को घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए जो बेस प्रोवाइड होता है वो लैंड से प्रोवाइड होता है। अगर लैंड ना हो तो हम पानी के ऊपर या हवा के ऊपर हम ये चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते। तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें मिनरल्स जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, कॉपर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं मिनरल्स, इन सब का सोर्स भी लिथोस्फीयर ही है। और जो डोमेन वाटर वाला होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में वो सारे आ जाते हैं। जैसे आपकी वाटर बॉडीज हो गई, रिवर्स हैं आपकी, लेक्स हैं, सी हैं आपकी, ओशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करती हैं। ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है और ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को भी वाटर चाहिए। कितनी सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर चाहिए, हमें पीने से लेके खाना बनाने, अपने क्लोथ्स वॉश करने, नहाने के लिए, और भी हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, हर काम के लिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हमारा एटमॉस्फेयर है, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट इज सराउंडिंग अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, जिसको आप सिंपली ग्रेविटी भी बोल सकते हो, इसकी मदद से जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ को सराउंड किया हुआ है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो एयर भी नहीं होती और हम लोग भी नहीं होते पॉसिबली इस अर्थ पे। हम लोगों के लिए सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल सन रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक स्पेशल गैस की लेयर होती है जिसे हम ओजोन कहते हैं, जो कि हार्मफुल सन रेज, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। इसका मतलब है कि अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस चेंज होंगी, अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आएगा तो हमारा जो वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट है, वो भी अफेक्ट होगा। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हम एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, जैसे हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं और हम कार्स में से हमारे स्मोक निकलती है, हमारी फैक्ट्रीज हैं उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, स्मोक्स रिलीज होती हैं, उससे भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी पिघल रहे हैं और इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है एनवायरनमेंट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो, जितना भी वाटर है दिस इज हाइड्रोस्फीयर, जितना भी आप लैंड देख रहे हो दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज एटमॉस्फेयर। और इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर, इन तीनों स्फीयर्स को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जीने के लिए ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी फैक्टर ना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। जैसी जो कि केरला से है, वो बोलती है कि हमारे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा डाउनपोर होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स हैं, कोकोनट प्लांटेशंस हैं, ऐसे प्लांट्स लगते हैं जिनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर हीरा एक बच्चा है जो जैसलमेर राजस्थान से है, तो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, वो डेजर्ट है, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेन नहीं होती, बहुत कम होती है, वहाँ पे सिर्फ कीकर के ट्रीज होते हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। उसके अलावा कैमल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं जिनको वाटर बहुत कम चाहिए होता है। तो रवि सोचता है कि वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि जो बच्चा है, इसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो उनके टीचर रिप्लाई करते हैं, हाँ ये चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं।
ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. अब ये ecosystem क्या होता है, चलो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. अभी आपको टफ लग रही होगी तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 3 कीवर्ड याद रखो। अब ये इकोसिस्टम जो सिस्टम है ये कैसे फॉर्म होता है, ये इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। जब आपस में इंटरेक्ट करते हो आप, बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से भी इंटरेक्ट करते हैं, प्लस अपने सराउंडिंग के अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। ये जब इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। आप सिर्फ इतना याद रखो, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स विद अदर बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज विद देयर अबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर अबायोटिक एनवायरनमेंट। बस आप इतना याद रखो। ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पॉन्ड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये आप देखो आसपास ग्रासेस लगे हुए हैं, बीच में डक्स भी हैं या फिर बीच में फ्रॉग्स भी होंगे और इंसेक्ट्स भी होंगे, फिश भी होंगी, और इसके आसपास और ग्रासेस हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज लगे हुए हैं, यहाँ पे दूसरे एनिमल्स भी आ रहे हैं। अब जैसे ये बफेलो हैं, डियर हैं, ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके अबायोटिक फैक्टर जैसे वाटर है इससे कैसे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पानी को पी रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरे बायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये आपका बफेलो है, ये ग्रास को खा जाएगी, तो दोनों लिविंग बीइंग है, ये इसको खा रहे हैं, इट मीन्स ये इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये पानी पी रहे हैं, ये जो डक है यहाँ पे या जो और आपके बर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, वो फिश को खाएंगे, या फिर जो पॉन्ड में और छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो इनको खाएंगे। तो इस तरह से वो दूसरे लिविंग बीइंग से भी इंटरेक्ट करेंगे, प्लस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है आपका अबायोटिक एनवायरनमेंट उससे भी इंटरेक्ट करेंगे। इससे ये एक छोटा सा पॉन्ड इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट है, यहाँ पे माउंटेन है, लेक, रिवर, ओशन, और हमने ये पॉन्ड का एग्जांपल तो देख ही लिया है अभी। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे, वो उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते थे, वो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं नेचर से ही फुलफिल करने की कोशिश करते थे, जो मिल जाता था वो उसी से काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स ने नई नई इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, हम लोगों ने धीरे धीरे क्रॉप्स को लगाना स्टार्ट कर लिया। पहले हम नेचुरल फूड या फ्रूट्स की तलाश में इधर उधर घूमते थे, इसके बाद हम लोगों ने क्रॉप्स को लगाना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया और एक सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, सरप्लस फूड आ गया, बार्टर सिस्टम आ गया, ये सारी चीज़ें आई। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हम लोगों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब डिस्कवरीज हुई, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, और धीरे धीरे हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कंप्लीटली एनवायरनमेंट को चेंज कर दें? सोचो अगर ह्यूमन बीइंग्स ने बिल्डिंग्स हर जगह बना दी और फॉरेस्ट, ट्रीज, माउंटेन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट से मिलती है, वो ट्रीज से मिलती है, ट्रीज प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अगर इन सब में हम गार्बेज फेंकते रहेंगे तो हमें साफ पानी पीने को कहाँ से मिलेगा? इसीलिए एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, और हम ह्यूमंस को एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।